आपने कुछ हफ्ते पहले फ्रांस में एआई शिखर सम्मेलन में एआई पर एक बेहतरीन भाषण दिया। उसमें आपने भारत में एआई इंजीनियरों की बड़ी संख्या के बारे में बात की। मुझे लगता है कि शायद यह दुनिया में प्रतिभाशाली इंजीनियरों की सबसे बड़ी संख्या में से एक है। तो भारत एआई के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व कैसे हासिल कर सकता है? वर्तमान में यह अमेरिका से पीछे है। भारत को एआई में दुनिया से आगे निकलने और फिर सबसे अच्छा बनने के लिए क्या करना होगा? एक बात आप शायद ज़्यादा लगेगी और हो सकता है किसी को बुरा भी लगे। लेकिन जब आपने पूछा है तो अभी मेरे मन में से निकल रहा है, मैं कहना चाहता हूँ। दुनिया एआई के लिए कुछ भी कर ले, भारत के बिना एआई अधूरा है। बहुत ज़िम्मेवार स्टेटमेंट मैं कर रहा हूँ। देखिए, एआई के संबंध में आपके अपने अनुभव क्या है? मैं खुद आपने मेरा भाषण तो सुना पेरिस वाला और उसको बाय एंड लार्ज वाले जगह। क्या कोई अकेला एआई को डेवलप कर सकता है क्या? आपका खुद का अनुभव क्या है? असल में आपने अपने भाषण में एआई के सकारात्मक प्रभाव और एआई की सीमाओं का एक शानदार उदाहरण दिया। मुझे लगता है कि आपने जो उदाहरण दिया वह ये है कि जब आप इसे एक ऐसे व्यक्ति की फोटो बनाने के लिए कहते हैं जो अपने लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से, तो ये हमेशा एक ऐसे व्यक्ति की फोटो बनाता है जो राइट हैंड से लिखता है। तो इस तरह पश्चिमी देशों द्वारा एक एआई सिस्टम बनाना जिसमें भारत उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, जिसमें ये हमेशा दाएं हाथ वाले व्यक्ति की फोटो बनाएगा, तो ये ऐतिहासिक रूप से दुनिया का एक जरूरी हिस्सा है और विशेष रूप से 21वीं सदी में। मुझे लगता है देखिए एआई डेवलपमेंट एक कोलैबोरेशन है। यहाँ हर कोई एक दूसरे को अपने एक्सपीरियंस और लर्निंग से सपोर्ट कर सकता है और इंडिया सिर्फ इसका मॉडल नहीं बना रहा, बल्कि स्पेसिफिक यूज केसेस से के हिसाब से एआई बेस्ड एप्लीकेशंस को भी डेवलप कर रहा है। जीपीयू एक्सेस को सोसाइटी के सारे सेक्शन के पास पहुंचाने के लिए हमारे पास एक यूनिक मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल ऑलरेडी मौजूद है। माइंडसेट शिफ्ट हैपनिंग इन इंडिया, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, सरकारी कार्यशैली या अच्छे सपोर्ट सिस्टम की कमी के कारण ये सही है कि औरों की नजर में देरी लगती होगी। मुझे जब 5G आया, दुनिया को लगता था हम 5G में काफी पीछे हैं, लेकिन एक बार हमने किया तो हम आज दुनिया से सबसे तेज गति से 5G पहुंचाने वाले देश बन गए। मुझे एक अमेरिका के कंपनी के मालिक आए थे, वो अपना अनुभव शेयर कर रहे थे। वो कह रहे थे मैं एडवर्टाइजमेंट दूं, इंजीनियर की जरूरत है, तो मेरे पास जो इंजीनियर आएंगे वो ज्यादा से ज्यादा एक कमरा भर जाए इतने आते हैं, और मैं हिंदुस्तान में एडवर्टाइजमेंट दूं तो एक फुटबॉल मैदान छोटा पड़ जाए इतने इंजीनियर आते हैं। यानी इतनी बड़ी मात्रा में टैलेंट पूल भारत के पास है, ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल भी रियल इंटेलिजेंस के सहारे जीती है। रियल इंटेलिजेंस के बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य नहीं हो सकता है। और रियल इंटेलिजेंस जो है वो भारत के यूथ टैलेंट पूल में है, और मैं समझता हूँ कि इसकी अपनी एक बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन अगर आप देखें तो कई टॉप टेक लीडर सबसे पहले टेक टैलेंट, लेकिन अमेरिका में टेक लीडर भारतीय मूल के हैं। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, अरविंद श्रीनिवास, आप उनमें से कुछ से मिले हैं। उनकी भारतीय पृष्ठभूमि की कौन सी बात है जो उन्हें इतना सफल होने में सक्षम बनाती है?
देखिए, भारत के जो संस्कार हैं, वो ऐसे हैं कि जन्मभूमि और कर्मभूमि, दोनों का सम्मान, उसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। जितना जन्मभूमि के प्रति समर्पण हो, तो उतना ही कर्मभूमि के समर्पण भाव होना चाहिए और आपका जो बेस्ट दे सकते हो, वो देना चाहिए। और इस संस्कार के कारण हर भारतीय अपना बेस्ट देने के लिए, वो जहाँ भी हो, वो कोशिश करता है। वो बड़े पद पर हो तब करेगा ऐसा नहीं, छोटे पद पर भी। और दूसरा, कहीं गलत चीज़ों में वो फँसता नहीं है। ज़्यादातर वो सही काम के, और दूसरा उसका नेचर है जी, हर एक के साथ मिल जाता है। अल्टीमेटली सक्सेस के लिए आपके पास नॉलेज इनफ नहीं है। आपके पास टीम वर्क करने का ताकत बहुत बड़ी, हर एक व्यक्ति के समझ करके उनसे काम लेने का सामर्थ्य बहुत बड़ी बात होती है। बाय एंड लार्ज भारत में से जो पले-बढ़े लोग होते हैं, जो जॉइंट फैमिली से निकले हुए लोग होते हैं, ओपन सोसाइटी में से निकले हुए लोग होते हैं, उनके लिए बहुत आसान होता है कि वो टी इस प्रकार के बड़े-बड़े कामों को नेतृत्व आसानी से कर सकते हैं। और सिर्फ़ ये बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, दुनिया के कई देशों में अच्छे महत्वपूर्ण पदों पर आज भारतीय काम कर रहे हैं। और इंडियन प्रोफ़ेशनल्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है, एनालिटिकल जो थिंकिंग है, और मैं समझता हूँ कि वो सामर्थ्य इतना बड़ा है कि उसका व्यक्तित्व ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो जाता है और बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप स्टडी, स्टार्टअप, बोर्डरूम्स, आप कहीं पर भी देखिए, आपको भारत के लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हैं। अब हमारे यहाँ स्पेस सेक्टर देख लीजिए आप। पहले से स्पेस हमारा सरकार के पास था। मैंने आकर के उसको 1-2 साल पहले ओपन अप किया। इतने कम समय में 200 स्टार्टअप स्पेस में हैं। और हमारी जो चंद्रयान वगैरह की जो हमारी यात्रा है, वो इतनी लो कॉस्ट में होती है। अमेरिका की हॉलीवुड की फ़िल्म का जितना खर्चा होता है, उसके कम खर्चे में मेरी चंद्रयान यात्रा होती है। तो दुनिया देखती है कि वो इतनी कॉस्ट इफेक्टिव है, तो हम क्यों ना उसके साथ जुड़े। तो उस टैलेंट के प्रति आदर अपने आप पैदा हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे सिविलाइजेशनल इथोस का एक हॉलमार्क है। तो आपने इंसानी इंटेलिजेंस के बारे में बात की। तो क्या आपको इसकी चिंता है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम इंसानों की जगह ले लेगी? ऐसा है कि हर युग में कुछ समय तक टेक्नोलॉजी और मानव के बीच स्पर्धा का वातावरण बनाया गया, या उसके बीच में संघर्ष का वातावरण बनाया गया। मानव जात को ही चैलेंज करेगा, ऐसा ही वातावरण बनाया गया। लेकिन हर बार टेक्नोलॉजी भी बढ़ती गई और मानव उससे ऊपर एक कदम आगे ही बढ़ता गया, हर बार हुआ। और मनुष्य ही है जो उत्तम तरीके से उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। और मुझे लगता है कि एआई के कारण इंसान को इंसान होने का मतलब सोचना पड़ रहा है। ये एआई ने अपनी ताकत दिखाई है, क्योंकि जिस तरीके से वो काम कर रहा है, उसको उसको प्रश्न कर दिया है। लेकिन जो इंसान की इमेजिनेशन है, एआई जैसे कई चीजें वो प्रोडक्ट कर सकता है, शायद इससे भी ज्यादा कर देगा आने वाले दिनों में। और इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि उस इमेजिनेशन को कोई रिप्लेस कर पाएगा। मैं आपसे सहमत हूँ। इससे मुझे और बहुत से लोगों को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या चीज़ इंसान को खास बनाती है? क्योंकि ऐसा लगता है, ऐसा बहुत कुछ है। जैसे कि कल्पना, रचनात्मकता, चेतना, डरने की क्षमता, प्यार करने की, सपने देखने की क्षमता, सबसे अलग सोचने की क्षमता, सबसे अलग, उससे अलग, उससे अलग।